नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति। शुरुआत करेंगे सुबह 7 बजे की हेडलाइंस के साथ। नोटबंदी के खिलाफ आज से देश भर में कांग्रेस की मुहिम। जिला मुख्यालयों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गिनाएंगी लोगों की परेशानी। 6 जनवरी से विरोध प्रदर्शन। नकदी संकट से जूझ रहे कर्जदारों को आरबीआई ने दी राहत। 30 दिन बढ़ी घर, कार, कृषि समेत कई तरह के कर्ज चुकाने की मोहलत। अब 90 दिन में दे सकेंगे पैसा। अनिल बैजल होंगे दिल्ली के नए उपराज्यपाल। राष्ट्रपति ने दी मंजूरी। 1969 बैच के आईएएस अधिकारी हैं बैजल। विवादों के बीच सुरेश कलमाड़ी का भारतीय ओलंपिक संघ में पद लेने से इनकार। अजय चौटाला ने लगाया छवि खराब करने का आरोप। खेल मंत्रालय का संघ को कारण बताओ नोटिस। अवैध बस्तियों के मुद्दे पर इजरायल और अमेरिका के बीच बढ़ा तनाव। जॉन केरी ने कहा, इजरायल को लोकतंत्र से दूर कर रहे हैं नेतन्याहू का भेदभाव का आरोप। नोटबंदी के विरोध में कांग्रेस ने देश भर में आंदोलन का ऐलान कर दिया है। इस कड़ी में 6 और 7 जनवरी को कांग्रेस सभी जिला मुख्यालयों का घेराव करेगी। इस दौरान प्रदेश और जिला स्तर पर विरोध प्रदर्शन भी होंगे। वहीं महिला कांग्रेस 9 जनवरी को ब्लॉक स्तर पर थाली प्रदर्शन करेंगी। नोटबंदी से जनता को हो रही परेशानियों के विरोध में कांग्रेस ने देश भर में आंदोलन की घोषणा कर दी है। इसके तहत नोटबंदी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर कांग्रेस के आला नेता सभी जिला मुख्यालयों पर आज से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। जम्मू में अंबिका सोनी, लखनऊ में सीपी जोशी, कोलकाता में शकील अहमद, अहमदाबाद में गुरुदास कामत और जयपुर में रणदीप सुरजेवाला इसकी कमान संभालेंगे। इसके अलावा तिरुवनंतपुरम में बीके हरिप्रसाद, गुवाहाटी में के रहमान खान, पटना में सलमान खुर्शीद मीडिया के सामने मुद्दों को उठाएंगे। दिल्ली में कल पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस से इसका समापन होगा। फिर 2 और 3 जनवरी को पूरे देश में जिला स्तर पर इसी तरह सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश होगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी और पार्टी कार्यकर्ता 6 और 7 जनवरी को जिला मुख्यालयों का घेराव करेंगे और धरना देंगे। पहले इसके लिए 5 जनवरी की तारीख तय की गई थी, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जयंती की वजह से इसे टाल दिया गया। महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता 9 जनवरी को ब्लॉक स्तर पर थाली प्रदर्शन करेंगी। वहीं एनसीपी ने भी 9 जनवरी को महाराष्ट्र में नोटबंदी से परेशानी के मुद्दे पर पूरे राज्य में प्रदर्शन का ऐलान किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। नोटबंदी से परेशान लोगों को रिजर्व बैंक ने बड़ी राहत दी है। अब 1 करोड़ रुपए तक का लोन चुकाने के लिए 90 दिनों की मोहलत मिल गई है। होम लोन, कार लोन, कृषि लोन और व्यावसायिक लोन लेने वालों को किस्त चुकाने के लिए पहले 60 दिन का समय दिया गया था। यह व्यवस्था 1 नवंबर से 31 दिसंबर 2016 तक के कर्ज बकाये पर लागू होगी। रिजर्व बैंक ने अधिसूचना जारी करके कहा है कि 21 नवंबर को लोन चुकाने के लिए 60 दिन का अतिरिक्त समय दिया गया था, जिसे 30 दिन और बढ़ाया जा रहा है। ऐसे में कर्जदारों को उनके खाते को एनपीए बनने से रोकने के लिए 90 दिन की राहत मिल गई है। ये नियम बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों दोनों के कर्जों के मामले में लागू होगा। 31 मार्च के बाद तय संख्या से ज्यादा 500 और 1000 के पुराने नोट रखने पर भारी जुर्माना लगेगा। कैबिनेट ने कल एक अध्यादेश को मंजूरी दी, जिसमें इसे अपराध माना गया है। साथ ही पुराने नोटों के प्रति सरकार और आरबीआई की देनदारी भी खत्म हो जाएगी। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को 500 और 1000 के पुराने नोट रखने वालों पर भारी जुर्माना लगाने वाले अध्यादेश को मंजूरी दी। प्रावधानों के मुताबिक 10 से अधिक पुराने नोट रखने पर न्यूनतम 10,000 रुपए या फिर नकदी का 5 गुना जुर्माना भरना होगा। कुछ मामलों में 4 साल तक की सजा भी हो सकती है। 1 जनवरी और 31 मार्च के बीच गलत जानकारी देने पर न्यूनतम 5,000 रुपए या नकदी का 5 गुना जुर्माना लगेगा। साथ ही 10,000 से अधिक पुराने नोट रखने या इन नोटों से लेन देन करने पर सजा भी हो सकती है। विपक्षी दलों ने कहा कि सरकार को शीत सत्र में विधेयक लाकर कानून में बदलाव करना चाहिए था। Ideally, the government should have brought this law in the parliament during the winter session and the law should have been changed. But the government has chosen this backdoor ordinance method. We are opposed to this ordinance Raj, but the government is increasingly
relying on ordinances because the government does not want to be answerable. This type of posting the law, especially for the commoner, I think common people should not suffer. पुराने नोट 30 दिसंबर तक ही बैंकों में जमा होंगे। इसके बाद इन्हें 31 मार्च तक स्पष्टीकरण के साथ रिजर्व बैंक में जमा कराया जा सकता है। रविंद्र सिंह चौरान, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस ने नोटबंदी पर प्रधानमंत्री से श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कल प्रधानमंत्री के सामने कुछ मांगी भी रखी। उन्होंने आरोप लगाया कि नोटबंदी के यज्ञ में गरीब लोगों की बलि चढ़ाई जा रही है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने लगातार दूसरे दिन नोटबंदी पर केंद्र सरकार को घेरा। पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर उन्होंने नोटबंदी से 2 महीने पहले बैंकों में 25 लाख रुपए से ज्यादा जमा करने वालों की सूची जारी करने की मांग की। 8 नवंबर के बाद कितना कालाधन निकला है, कितना कालाधन मिला है। दूसरी बात, देश को कितना इकोनॉमिक लॉस हुआ है। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने प्रधानमंत्री के सामने कई मांगे भी रखी। उन्होंने बैंकों से रकम निकालने पर लगी सीमा खत्म करने की पाबंदी हटाने, मनरेगा मजदूरी और काम के दिन दोगुने करने और छोटे दुकानदारों की घाटी की भरपाई के लिए बिक्री और आयकर में 50% की छूट की मांग की। राहुल गांधी ने किसानों का कर्ज माफ करने, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 20% बोनस और बीपीएल परिवार की महिलाओं के खातों में 25,000 रुपए जमा कराने की मांग भी की। नुकसान गरीब लोगों का हुआ है, बलि गरीब लोगों की चढ़ाई गई है। किसानों की, मजदूरों की, छोटे दुकानदारों की, युवाओं की, इन सब ग्रुप्स को नुकसान हुआ है और इस नुकसान के लिए सरकार को इनको कॉम्पनसेशन देना चाहिए। बीजेपी ने राहुल गांधी की मांग को गुमराह करने की कोशिश बताया। बीजेपी ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने 90 से अधिक योजनाएं गरीबों के कल्याण के लिए बनाई है और जो काम 2.5 साल में हुआ है वो यूपीए सरकार 10 साल में भी नहीं कर पाई। और ये सरकार जो गरीब के विकास के लिए लगातार काम कर रही है, सरकार को काम करने दीजिए। झूठ बोलकर सरकार के काम में अड़ंगा लगाने की कोशिश मत करिए। और ये योजनाएं जो केंद्र की योजनाएं वो कांग्रेस शासित राज्यों में जमीन तक पहुंचे, इसके लिए थोड़ा चिंतन करिए। मंगलवार को भी कांग्रेस समेत 8 दलों ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया था कि नोटबंदी के 50 दिन करीब हैं, लेकिन दिक्कतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। नोटबंदी के खिलाफ एक तरफ विपक्षी दलों की बयानबाजी जारी है, वहीं लोग बैंक और एटीएम से रकम निकालने की सीमा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इस बीच नए नोटों की जब्ती भी जारी है। नोटबंदी के खिलाफ आरजेडी कार्यकर्ताओं ने बुधवार को बिहार के जिला मुख्यालयों पर धरना दिया। पार्टी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने आरोप लगाया कि नोटबंदी कर गरीब जनता को ठगा गया है और बेरोजगारी बढ़ गई है। जो फर्नीचर वाला ढोता है, ठेला ढोता है, ये कौन है? ये कौन लोग हैं? मोदी जी आप बताओ, ये बैठा हुआ है, कहाँ से कमाएगा? कहाँ से 28 रुपया किलो 2 किलो आटा खरीदना है? कैसे बाल बच्चा का परवरिश कर रहा है? समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने कहा कि नोटबंदी के दर्द का जवाब जनता चुनाव में देगी। नोटबंदी का जवाब अब बहुत जल्दी मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी नोटबंदी का जवाब जनता दे देगी और नोटबंदी का जवाब हम नहीं देंगे, जनता देगी। इस बीच बैंक और एटीएम के बाहर कतारें छोटी तो हो गई हैं, लेकिन लोगों की शिकायतें बरकरार हैं। लोगों की मांग है कि बैंक और एटीएम से निकासी की सीमा बढ़ाई जानी चाहिए। अगर लिमिट बढ़ाई जाए तो रस कम हो सकते हैं, क्योंकि डे टू डे लाइफ में आप देख सकते हो सर कि हमें पैसे अब हर दिन, हर दूसरे तीसरे दिन हमें निकालने पड़ते हैं। 2,500 जो लिमिट बना के रखे, अगर लिमिट हम बढ़ा दिए जाएं, जैसे कि 10,000 भी लिमिट कर देते हैं, तो इतनी रशेज एटीएम पे बैंक में नहीं दिखेंगी। 50 डेज का टाइम मांगा था, लेकिन अभी भी देखिए लोगों को पैसा पूरा मिल नहीं पा रहा है। अभी मैं HDFC बैंक गया था, वहाँ पर तो पैसा आया ही नहीं, तो अभी भी लोग परेशान हैं। तो क्या किया जा सकता है? किसको ब्लेम, किसको दें? किलो कैश प्रॉपर्ली नहीं देते, ये सिर्फ 10,000 पे दे रहे हो। मैं खुद 3 बैंक से होकर आ चुका हूँ, ये मेरी तीसरी बैंक है। मैं राजेंद्र प्लेस हुआ, पटेल नगर हुआ, वहाँ भी मेरे को कैश नहीं मिला। अभी तीसरी बैंक है मेरे लिए। उधर प्रवर्तन निदेशालय ने कोटक महिंद्रा बैंक की KG मार्ग शाखा के मैनेजर आशीष कुमार को गिरफ्तार किया है।
एजेंसी का आरोप है कि मैनेजर की मदद से 9 फर्जी खाते खोलकर इनमें 34 करोड़ रुपए जमा किए गए। मुंबई एयरपोर्ट से 69 लाख जब्त किए गए, इसमें 25 लाख रुपए के नए नोट हैं। कस्टम अधिकारियों ने 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। आयकर विभाग ने काले धन का पता लगाने के लिए नोटबंदी के बाद खातों में जमा रकम की जांच शुरू कर दी है। विभाग लेन देन से जुड़े दस्तावेजों को भी खंगाल रहा है। विभाग ने कहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अघोषित आय का खुलासा करके बचा जा सकता है, लेकिन इस योजना के बाद काला धन रखने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आयकर विभाग के प्रमुख आयुक्त A.K. चौहान ने कहा है कि आंकड़ों का विश्लेषण किया जा रहा है। विरल आचार्य रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए डिप्टी गवर्नर होंगे। वो अगले 3 साल के लिए RBI के डिप्टी गवर्नर बनाए गए हैं। केंद्र सरकार ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। 2008 में न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से जुड़े विरल आचार्य इकोनॉमिक्स प्रोफेसर हैं। विरल आचार्य ने IIT मुंबई से कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से उन्होंने फाइनेंस में PhD की है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। पार्टी मुखिया मुलायम सिंह यादव ने किसी भी दल से गठबंधन से इनकार किया है। लखनऊ में उन्होंने कल 325 सीटों के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी की। इस बीच कांग्रेस का कहना है कि वो पहले से ही अकेले चुनाव लड़ने को लेकर प्रतिबद्ध है। पार्टी नेता आदित्य ने कहा कि कांग्रेस ने कभी भी किसी दल से गठबंधन की कोशिश नहीं की। आगामी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने साफ किया कि पार्टी अकेले ही चुनाव में उतरेगी। तो पहली बार कह रही हूं, समाजवादी पार्टी का किसी से गठबंधन नहीं होगा। इस मौके पर मुलायम सिंह यादव ने 325 उम्मीदवारों की सूची जारी की। इसमें 176 मौजूदा विधायकों को फिर से टिकट दिया गया है। मुलायम सिंह यादव ने कहा कि बाकी 78 उम्मीदवारों की सूची विचार विमर्श के बाद जारी की जाएगी। उन्होंने पार्टी में मतभेद से भी इनकार किया। एक 4200 को रावपा ने आदर में रहकर के बातचीत की है। इतना डेमोक्रेटिक सिस्टम किसी पार्टी में नहीं है कि हर उम्मीदवार से बात की हो। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बारे में उन्होंने कहा कि वो जहां से भी चाहेंगे वहां से चुनाव लड़ेंगे। मुलायम सिंह ने ये भी साफ किया कि अब किसी का टिकट बदला नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं मिल सका है उनका भी पार्टी में पूरा सम्मान है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। खबरें जा रही है, हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आदिवासी आबादी, आदिवासी समाज। राज्यसभा टेलीविजन उठाएगा उनके मुद्दे, बनेगा उनकी आवाज। मैं भी भारत कार्यक्रम में हम देश की जनजातियों के बारे में जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक बाहर जाए, एक घर पर बसा बसीन पड़ा हुआ, तो एक बाहर जाए क्या कमाए। मक्का और ज्वार काटने के बाद में मजदूरी के अलावा दूसरा कोई उपचार नहीं है। ये काम तो करवा देते, लेकिन पिछले 5 साल के आज तक मजदूरों को पैसा नहीं मिला। भारत के टेलीविजन इतिहास में पहली बार भारत के आदिवासियों पर विशेष श्रृंखला, मैं भी भारत। राष्ट्रपति भवन का ताम्र गुंबद आलीशान और बेजोड़। सांची के बौद्ध स्तूप से प्रभावित इस गुंबद की ऊंचाई बाकी इमारत से करीब 2 गुनी। 6 अप्रैल 1929 को बनकर हुआ तैयार। ये शानदार गुंबद राष्ट्रपति भवन की स्थापत्य कला और खूबसूरती को लगाता है 4 चांद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पूर्व केंद्रीय गृह सचिव अनिल बैजल को दिल्ली का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बैजल के नाम पर मुहर लगा दी है। अनिल बैजल 1969 बैच के IAS अधिकारी हैं और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में गृह सचिव थे। बैजल 2006 में शहरी विकास मंत्रालय के सचिव पद से रिटायर हुए थे। इससे पहले बैजल का नाम तब सुर्खियों में आया था जब उन्हें जम्मू कश्मीर के राज्यपाल बनाने की बात चली थी। अनिल बैजल दिल्ली विकास प्राधिकरण के उप सचिव पद पर रह चुके हैं। साथ ही उन्होंने एयर इंडिया
को सीएमडी और प्रसार भारती के सीईओ पद पर भी काम किया है। उन्हें पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग की जगह लाया गया है। नजीब जंग ने 22 दिसंबर को अपने पद से अचानक इस्तीफा दे दिया था। अनिल बैजल के नाम के ऐलान के बाद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्विटर पर उनका स्वागत किया है। महाराष्ट्र चुनाव आयोग ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राव साहिब दानवे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में आयोग ने औरंगाबाद के जिलाधिकारी को यह कार्रवाई करने के लिए कहा है। दानवे ने नगर परिषद चुनाव से पहले औरंगाबाद जिले के पैठान में एक चुनाव रैली के दौरान विवादास्पद बयान दिया था। 17 दिसंबर को हुई इस रैली में दानवे ने मतदाताओं से वोटिंग से पहले लक्ष्मी स्वीकारने के लिए कहा था। इस बयान को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग से दानवे के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। इससे पहले आयोग ने दानवे को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था। हालांकि दानवे का कहना है कि लक्ष्मी से उनका मतलब पैसों से नहीं था। उत्तराखंड में 2013 की प्राकृतिक आपदा के बाद राहत फंड में गड़बड़ियों की न्यायिक जांच होगी। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने न्यायिक आयोग बनाने का आदेश दिया है। मंगलवार को देहरादून की रैली में प्रधानमंत्री ने राहत फंड में भ्रष्टाचार के मसले पर प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर सवाल उठाए थे। इसके अगले दिन हरीश रावत ने न्यायिक जांच का आदेश दिया था। हालांकि हरीश रावत ने साफ किया कि 2013 के इस मामले की राज्य सरकार की ओर से गठित उच्च स्तरीय पैनल से जांच हो चुकी है। हरीश रावत ने जानकारी दी कि चंडीगढ़ हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज MS चौहान इस मामले की जांच करेंगे। जांच के लिए 6 महीने का वक्त तय किया गया है। आयोग आपदा के दौरान लापरवाही या आपदा के पैसों का दुरुपयोग करने के मामले की जांच करेगा। सीबीआई जांच करवाने के सवाल पर रावत ने साफ किया कि सीबीआई की निष्पक्षता पर संदेह है, इस वजह से न्यायिक जांच करवाई जा रही है। सुरेश कलमाड़ी और अभय चौटाला को IOA के आजीवन अध्यक्ष बनाए जाने पर खेल मंत्रालय ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। खेल मंत्रालय ने IOA को कारण बताओ नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है। विवाद के बीच सुरेश कलमाड़ी ने ओलंपिक संघ में कोई भी पद लेने से इनकार कर दिया है। सुरेश कलमाड़ी और अभय सिंह चौटाला को भारतीय ओलंपिक संघ का आजीवन संरक्षक बनाए जाने पर IOA की चौतरफा आलोचना हो रही है। इस बीच खेल मंत्रालय ने दोनों को आजीवन संरक्षक बनाए जाने पर IOA को कारण बताओ नोटिस जारी किया। जिन दोनों लोगों को IOA ने लाइफ टाइम प्रेसिडेंट बनाया है, दोनों के ऊपर भ्रष्टाचार के और क्रिमिनल चार्जेस हैं। ऐसे के अंदर उनको नहीं बनाया जाना चाहिए। इसके ऊपर हमारे मंत्रालय का स्पष्ट मत है। हमने रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट आने के बाद मंत्रालय उचित कार्रवाई करेगा। पूर्व खेल मंत्री और कांग्रेस नेता अजय माकन ने भी इन नियुक्तियों पर सवाल खड़े किए। साथ ही उन्होंने सरकार से उचित कार्रवाई की मांग की है। अपने रूलिंग पार्टी के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट उसके अंदर वहां पे मौजूद हैं, तो ये कैसे इस चीज को जस्टिफाई कर सकते हैं कि आप जो उस वक्त कॉमनवेल्थ गेम्स की बात कर रहे थे, आपके समय के ऊपर जिनको हम लोगों के समय पे हटाया गया, उनको आपने वापस उनको लाइफ टाइम प्रेसिडेंट अपने समय में बना दिया गया। इधर सुरेश कलमाड़ी ने ओलंपिक संघ में कोई भी पद लेने से इनकार कर दिया है। कलमाड़ी के वकील ने कहा कि वो सभी आरोपों से बरी होने के बाद ही कोई पद स्वीकार करेंगे। विवादों के बाद अभय चौटाला ने भी अपना पक्ष रखा। मुझे सर्वसम्मत से बनाया था। ये कोई मैंने जाकर के नहीं कहा था कि मुझे बनाया जाए। अगर मैं ये डिमांड करता तो मैंने तो जो जिम्मेवारी पहले उन्होंने सौंपी थी उसको 2 वर्ष पहले ये कह करके छोड़ दिया था कि कहीं ना कहीं उस वक्त भी इस तरह की पॉलिटिक्स स्पोर्ट्स में हो रही थी जिससे हमारे खिलाड़ियों का नुकसान हो सकता था। इस सब के बीच भारतीय ओलंपिक संघ ने अपने फैसले का बचाव किया है। स्टेट ओलंपिक कमेटी में डिसाइड हो जाता है कि आपने जाके क्या बोलना है। तो यू आर गाइडेड बाय योर ओन स्टेट, यू आर गाइडेड बाय योर फेडरेशन, नॉट बाय द IOA। हर एक अपना अपना 36 का आंकड़ा होता है, उसके अंदर हर एक अपने अपनी प्रेस्टीज का सवाल होता है। तो मैं समझता हूँ कि दे हैव नो रूल टू प्ले एट ऑल एंड सिंपली एन ऑनरेडी पोजीशन हैव बीन गिवन, व्हाई शुड बी रेज ऑब्जेक्शन। मंगलवार को चेन्नई में हुई भारतीय ओलंपिक संघ की सालाना आम सभा में दोनों को आजीवन अध्यक्ष बनाया गया था और जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारतीय इतिहास कांग्रेस का 77वां सत्र केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में शुरू हो गया है। कल सम्मेलन की शुरुआत नए अध्यक्ष की नियुक्ति के साथ हुई। इतिहासकार श्रीन मूसवी को IHC की कमान सौंपी गई है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आज सम्मेलन को संबोधित करेंगे। I feel privileged to propose the name of Professor Shirin Muswi as the next president of the Indian National Congress. इतिहास कांग्रेस की परंपरा के मुताबिक प्रोफेसर CPN सिन्हा ने इतिहासकार इरफान हबीब के प्रस्ताव का समर्थन किया।
on behalf of the Executive Council of Indian History Congress and on behalf of all of you, very heartily endorse the candidature of Professor Shirin Musvi as the President of the next session. प्रोफेसर शिरीन ने इतिहास की मौजूदा चुनौतियों से लेकर तमाम ऐतिहासिक मुद्दों पर बात की। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक भारत का उदय सिर्फ ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ नहीं हुआ, बल्कि देश में उस वक्त मौजूद तमाम आंतरिक चुनौतियों के खिलाफ भी हुआ। By any religion, since just as God's bounty in this world falls on all irrespective of their faith, so should all people be recipients of royal benevolence without discrimination. इस मौके पर मशहूर इतिहासकार रोमिला थापर ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने आइडिया ऑफ नेशन, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रवाद के मुद्दों पर बेबाकी और ठोस ऐतिहासिक हवालों से अपनी बात रखी। What we call the analysis of history has been possible because of many changes in society, in thinking, and particularly changes that were initiated through education, in making education necessary to the understanding of knowledge. इस मौके पर उभरते हुए इतिहासकारों को सम्मानित किया गया। उद्घाटन सत्र के दूसरे चरण को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी गुरुवार को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में 1200 से ज्यादा प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। दीपक डोभाल, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने मुंबई विश्वविद्यालय में अगस्त वॉइसेस किताब का विमोचन किया। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश की एकता पर लिखी गई इस किताब का लेखन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सलाहकार रहे सुधींद्र कुलकर्णी ने किया है। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने दक्षिण एशिया की एकता को जरूरी बताया। महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े के अलावा इस मौके पर कई जानी मानी हस्तियां मौजूद थीं। इस कार्यक्रम का आयोजन अंजुमन इस्लाम और ऑब्जर्वर्स रिसर्च फाउंडेशन ने मिलकर किया था। The practical approach to my mind would be to make haste slowly, to be accommodative rather than exclusionary, so that negative perceptions are allowed to fade away. Political commitments and modalities have to surface to resolve outstanding areas of disagreement. अवैध बस्तियों से जुड़े मुद्दे को लेकर अमेरिका और इजराइल के बीच तनाव बढ़ गया है। इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव को नकारते हुए पूर्वी यरूशलेम में नई बस्तियों के निर्माण को मंजूरी दे दी है। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी ने इजराइल को लोकतंत्र से दूर होने के लिए आगाह किया है। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री ने अमेरिका पर भेदभाव का आरोप लगाया है। इजराइल में अवैध बस्तियां हटाने से जुड़े प्रस्ताव के समर्थन पर अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी ने अपनी सरकार का बचाव किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने प्रस्ताव को वीटो न करने का फैसला दो राष्ट्रों को गंभीर नुकसान से बचाने के लिए किया। केरी के मुताबिक सुरक्षित इजराइल और स्थिर फिलिस्तीन के बिना शांति संभव नहीं है। केरी ने माना कि अमेरिका के अथक प्रयासों के बावजूद दो राष्ट्रों के समाधान पर सहमति नहीं बन पाई है। Despite our best efforts over the years, the two-state solution is now in serious jeopardy. The truth is that trends on the ground, violence, terrorism, incitement, settlement expansion, and the seemingly endless occupation, they are combining to destroy hopes for peace on both sides. उधर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जॉन केरी के बयान पर निराशा जताते हुए इसे अमेरिकी नीति में बड़ा बदलाव बताया। वहीं फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने कहा कि इजराइल बस्तियों का निर्माण बंद करे तो वो बातचीत के लिए तैयार हैं। Israelis do not need to be lectured about the importance of peace by foreign leaders. Israel's hand has been extended in peace to its neighbors from day one, from its very first day. We prayed for peace. The Israeli government agrees to cease all settlement activities, including in East Jerusalem, and agrees to implement, on the basis of reciprocity, agreements signed that the Palestinian leadership stands ready to resume permanent status negotiations on the basis of international law. इस बीच अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के अपमान को सहन नहीं करने की बात कही है। उन्होंने इजराइल को खुद के कार्यभार संभालने तक मजबूत बने रहने की सलाह दी। दरअसल पिछले हफ्ते संयुक्त राष्ट्र ने इजराइल में अवैध बस्तियां हटाने और निर्माण पर पाबंदी के लिए एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसे वीटो करने से अमेरिका ने इनकार कर दिया था।
इस पर इजराइल ने कड़ा ऐतराज जताया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तुर्की और रूस ने बुधवार रात से सीरिया में संघर्ष विराम पर सहमति जताई है। तुर्की की सरकारी न्यूज एजेंसी के मुताबिक इसका मकसद अलेप्पो शहर में संघर्ष विराम का विस्तार करना है। वहीं सरकार और विद्रोहियों के बीच बातचीत कराने की भी कोशिश की जाएगी। हालांकि विद्रोहियों ने साफ किया है कि उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं दी गई है। रूस और तुर्की ने महीने की शुरुआत में सीरिया में संघर्ष विराम का प्रस्ताव रखा था। तुर्की सीरिया के राष्ट्रपति को अपदस्थ करना चाहता है, जिन्हें रूस और ईरान का समर्थन हासिल है। हालांकि हाल ही में सीरिया में खून खराबे के मद्देनजर दोनों पक्षों ने शांति कायम करने पर जोर दिया है। बात खास शख्सियत की करते हैं। हिंदी फिल्मों के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना की आज जयंती है। राजेश खन्ना एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने अपने अभिनय से जनता का ही नहीं बल्कि आलोचकों का भी दिल जीता। आइए याद करते हैं राजेश खन्ना को। जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे, कभी कभी इत्तेफाक से। राजेश खन्ना के सदाबहार स्टाइल और अंदाज के पीछे एक मंझा कलाकार छिपा था। बाबू मोशाय, आज तक किसी ने अपनी मौत नहीं देखी, लेकिन मैं वो अभागा हूँ जो हर रोज, हर पल, हर लम्हा अपनी मौत देख रहा है। फिल्म नौकर, इत्तेफाक, अमर प्रेम और आनंद जैसी फिल्मों में उन्होंने लीग से हटकर रोल किए। तुम्हारा तो कोई नहीं। काका की कामयाबी का दौर 1969 से 1971 के बीच रहा। ये हुई ना मर्द वाली बात। बाबू साहब, हमारी मुश्किल मालूम क्या है? हम आने वाले गम को खींच तान कर आज की खुशी पे ले आते हैं। उनकी एक के बाद एक 15 सुपरहिट फिल्में आई। अपने दौर की फिल्मों में उन्होंने कई तरह के किरदार निभाए। कहीं दिल फेंक आशिक, कहीं माँ बाप की इकलौती आस, कहीं जेल से भागा कैदी। ये लो, फिर तुम्हारी आंखों में पानी। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है पुष्पा, मुझसे ये आंसू नहीं देखे जाते। आई हेट मेरे। हालांकि 80 का दशक आते आते सिनेमा का बुरा दौर शुरू हुआ तो राजेश खन्ना का सूरज भी ढलने सा लगा। लेकिन इस दौरान भी उन्होंने अवतार, आज का एमएलए राम अवतार और सौतन जैसी हिट फिल्में दी। 90 के दशक में राजेश खन्ना ने राजनीति में कदम रखा और 1992 में लोकसभा में पहुंचे। राजेश खन्ना ने उस दौर में युवाओं को एक अलग स्टाइल दी और उनकी फिल्म आनंद में वो दर्शकों को जिंदगी का फलसफा दे गए। कैसी है पहेली हाय। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए। और अब आखिर में हेडलाइंस। नोटबंदी के खिलाफ आज से देश भर में कांग्रेस की मुहिम। जिला मुख्यालयों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गिनाएंगे लोगों की परेशानी। 6 जनवरी से विरोध प्रदर्शन। नकदी संकट से जूझ रहे कर्जदारों को आरबीआई ने दी राहत। 30 दिन बढ़ी घर, कार, कृषि समेत कई तरह के कर्ज चुकाने की मोहलत। अब 90 दिन में दे सकेंगे पैसा। अनिल बैजल होंगे दिल्ली के नए उपराज्यपाल। राष्ट्रपति ने दी मंजूरी। 1969 बैच के आईएएस अधिकारी हैं बैजल। विवादों के बीच सुरेश कलमाड़ी का भारतीय ओलंपिक संघ में पद लेने से इनकार। अजय चौटाला ने लगाया छवि खराब करने का आरोप। खेल मंत्रालय का संघ को कारण बताओ नोटिस। अवैध बस्तियों के मुद्दे पर इजरायल और अमेरिका के बीच बढ़ा तनाव। जॉन केरी ने कहा देश को लोकतंत्र से दूर कर रहे हैं नेतन्याहू। इजरायल का भेदभाव का आरोप। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर। नमस्कार।